जय हिंद, स्वागत है आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। मैं हूं अजय झा। तो आज के पावर पॉलिटिक्स में जो शंकराचार्य पर लड़ाई है वो अफसरों के इस्तीफे तक चली आई है और क्या जातिवादी संघर्ष में ये तब्दील हो रही है। आज आपको इसके हर पहलू के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि यूजीसी का नया नियम किससे भेदभाव और किसे भ्रम, इसको लेकर के जो तमाम राजनीति का दौर चल रहा है, प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और अब सवर्ण वर्सेस क्या सवर्ण की नाराजगी सरकार को परेशान करेगी, बीजेपी को परेशान करेगी, आज बताएंगे इसको। और शकील का एजेंडा सेट, तो राहुल गांधी क्यों टारगेट। शकील अब पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन राहुल गांधी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जान को कांग्रेसियों से खतरा है। आखिर क्यों इतना बड़ा बयान दिया शकील अहमद ने, यह भी आपको बताएंगे आज हम पावर पॉलिटिक्स में। लेकिन सबसे पहले बात पावर पॉलिटिक्स में आज के सबसे बड़े पॉलिटिक्स की जो शंकराचार्य को लेकर के चल रही है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य से जुड़े विवाद के बीच इस्तीफों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगता है कि यह पूरा विवाद भी जातीय टकराव में बदल रहा है। प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा भेजा है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समर्थन में यह कदम उठा रहे हैं। कहा कि शंकराचार्य ने सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी। जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, जिस प्रदेश में मुझे सैलरी मिलती है, मैं उसका पक्षधर हूं। सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 3 दिन से मैं आहत था। मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा। सुन लीजिए। देखिए, विगत कुछ दिनों से प्रयाग की पावन धरती से इस राष्ट्र को बांटने की, जाति में और धर्म में एक ऐसी कुत्सित प्रयास किया जा रहा था जिससे मर्माहत होकर मैंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि प्रयाग की पावन भूमि से श्री अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के चयनित मुखिया को, जो कि एक संवैधानिक तरीके से इस पद पे आसीन हैं, उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया है। मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं। मैं उस प्रदेश के वेतन लेता हूं और मेरा परिवार चलता है, तो मैं यांत्रिक व्यक्ति नहीं हूं। यदि मेरे प्रदेश के साथ, यदि मेरे प्रदेश के मुखिया के साथ यदि इस तरह के बर्ताव होगा, यदि इस तरह का उसके खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक दायरे में रहते हुए, चूंकि मैं कर्मचारी हूं। तो दरअसल शंकराचार्य का विवाद, जैसा आपने सुना, जातीय विवाद में बदलता नजर आ रहा है और इससे पहले शंकराचार्य के समर्थन में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने शासन, जिला प्रशासन और यूजीसी के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया। वो सैकड़ों समर्थकों के साथ आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और परिसर के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद देर रात शासन द्वारा उन्हें निलंबित भी कर दिया गया, जिसके बाद अलंकार अग्निहोत्री को बंधक बनाने के भी आदेश दिए गए। निलंबन के विरोध में मंगलवार सुबह यानी कि आज उनके सरकारी आवास के बाहर पुलिस का पहरा भी लगाया गया, लेकिन इस सब के बावजूद वो पैदल ही समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए और इस दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे और प्रदर्शन किया। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई है। जो मैंने कल इस्तीफा दिया था 2 बिंदुओं पर। एक तो जो सनातन संस्कृति का जो अपमान किया गया, जो हमारे मांग मेले में शंकराचार्य जी महाराज, उसके बटुक ब्राह्मण शिशु की चोटी पकड़ के उनको पीटा गया, जमीन में घसीट कर चोटी पकड़ते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीटा। वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इसके अलावा जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 और 13 जनवरी को बजट में, जो भारत सरकार के बजट में प्रकाशित हुआ, इसमें जो जातीय आधारित भेदभाव के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया।
तो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफे को लेकर सियासत भी गर्मा गई। इस्तीफे के बाद उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्हें इस्तीफे के बाद सुनकर तकलीफ हुई, क्योंकि माता पिता ने आपको मेहनत से पढ़ाया होगा। अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार के साहस को सराहा और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आपके जैसे साहसिक लोगों की जरूरत है। दोनों के बीच का बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। जो त्याग पत्र दिया, हमने माना कि वो इस बात का द्योतक है कि कितनी गहरी पीड़ा लोगों के मन में इस घटना से हुई है। हमने उनसे कहा कि आपके तो जीवन की पूरी पूंजी आपने लुटा दी, क्योंकि आपने बड़ी उम्मीदों से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया होगा और आज पूरी नौकरी आप छोड़ करके। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मुश्किल हो गया था कि अत्याचार और अन्याय करने वाले शासन के साथ हम काम कर सकें, इसलिए हमने इनसे अपने आप को अलग करके अब शांति का अनुभव किया है। हमने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो सनातन धर्मी आपके इस योगदान को याद रखेंगे, आपका अभिनंदन करते हैं, और अगर आप धर्म के क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे तो हम लोग आपका यहाँ स्वागत करेंगे। तो असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का टकराव खुलकर सामने आता रहा है। बीजेपी के भीतर और बाहर ये चर्चा उठती रही है कि पार्टी में ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। 22 दिसंबर की शाम कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर बीजेपी और दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायकों की बैठक भी हुई थी, जिसे उनकी पत्नी के जन्मदिन और सहभोज के रूप में बताया गया। लेकिन ये बैठक यूपी की जातीय राजनीति, ब्राह्मणों के महत्व और 2027 विधानसभा चुनावों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ठाकुर बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ब्राह्मणों को अपना दबदबा कम होने का एहसास हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को जातीय गोलबंदी से बचने की सख्त हिदायत भी दी थी। फिर भी मामला खत्म हुआ नहीं था, अंदर खड़े ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा भी सुलगता रहा है। तो और अब शंकराचार्य के मुद्दे पर मामला जातीय टर्न लेता नजर आ रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान का मुद्दा अब ब्राह्मण बना ठाकुर के घमासान में क्या बदल जाएगा? पहले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इसे ब्राह्मणों के अपमान से जोड़ा, इस्तीफा दिया। अब उन्होंने इस्तीफे को यूजीसी नियमों में सवर्ण के विरोध से भी अपने इस्तीफे को जोड़ दिया है, जिसके बाद जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा देकर इसे जातीय राजनीति के टकराव की तरफ मोड़ दिया है। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जातिवादी सियासत करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। तो सीएम योगी ने तो सख्त लहजा बता दिया, सख्त लहजे में, कि जातिवाद उत्तर प्रदेश में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या यह मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक और बड़ा मुद्दा है जिसकी जड़ में भी जातिवाद आ गया है और यह बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और सवाल है कि क्या एक वर्ग के साथ भेदभाव को रोकने के लिए ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जो दूसरे वर्ग के खिलाफ भेदभाव की वजह बन जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए नियमों की। इस सवाल ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक नुकसान की आशंका भी पैदा हो रही है। यूजीसी के नए नियमों के मामले में इसी सवाल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। विरोध का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब यह केंद्र में सत्ताधारी दल, खासकर बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। सवर्णों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान की आशंका पैदा हो रही है। खास बात यह है कि सवर्ण बीजेपी के कोर वोट बैंक रहे हैं, लेकिन अब इसी वोट बैंक के छिटकने के खतरे ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को बुराना शुरू कर दिया है और संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी भी विपक्ष कर चुका है।
लेकिन यूजीसी नियमों के मुद्दे पर विपक्ष बटा भी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने नियम का विरोध किया है तो आरजेडी समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। आपको दिखाएंगे किस पार्टी का क्या स्टैंड है, लेकिन इससे पहले एक नजर में समझ लीजिए कि यूजीसी के नए नियम क्या हैं और इनका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनिमय 2026 नाम से नए नियम लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक पहली बार इन नियमों में ओबीसी को जोड़ा गया है। अब एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ होने वाले व्यवहार को भी जातिगत भेदभाव माना जाएगा। लेकिन सामान्य वर्ग का मुद्दा है कि नए नियमों की धारा 3C के तहत भेदभाव से बचाव केवल एससी एसटी और ओबीसी को ही क्यों हो रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ तो ये सरासर भेदभाव है। अगर उनके खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो वो कैसे अपना बचाव करेंगे। 2025 के ड्राफ्ट में भेदभाव की झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे अंतिम नियमों में हटा दिया गया है। इससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि वो अपना बचाव करें तो करेंगे कैसे अगर उनके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल होता है, इस नियम का इस्तेमाल होता है। इन नियमों में प्रमाण का बोझ यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर ही डाल दिया गया है। यानी आरोप लगाने भर से सवर्ण छात्र कसूरवार मान लिए जाएंगे जब तक कि आरोपी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देता। अब इसको लेकर के भी गुस्सा है कि यह सरासर नाइंसाफी है और सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव है। हालांकि यूजीसी का तर्क है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसके कारण यह सख्त नियम बनाना जरूरी हो गया। लेकिन यह दलील सवर्ण समाज के गले नहीं उतर रही और नतीजा है कि इस आंदोलन ने अब सीधे तौर पर बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण समाज और ओबीसी के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का खतरा पैदा कर दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि सवर्ण समाज का कुनबा बीजेपी के समर्थन का सबसे मजबूत आधार रहा है। लेकिन लखनऊ से लेकर मेरठ तक जिस तरह बीजेपी के ही युवा मोर्चा नेता और पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, वो पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। एक तरफ जहां बीजेपी के भीतर फूट दिख रही है, वहीं विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। वो सरकार पर सवर्णों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और नए नियमों को समाज को बांटने वाला भी बता रहे हैं। यूजीसी के मुद्दे पे अभी सरकार खुद ही कुछ स्वरूप लेके आए तो सामने सरकार के अंदर ही इतना अंतर विरोध है, तो हमारा विरोध तो स्वाभाविक होगा ही। सरकार के अंदर ही अंतर विरोध है, जो उसकी एजेंसीज गवर्नमेंट की काम करने वाली। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता बिखरी दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने नए नियमों का विरोध किया है तो ओबीसी की राजनीति करने वाली अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और लालू यादव की आरजेडी ने समर्थन कर दिया है। सुनिए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव की बात। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। कि कई समूह, कई वर्ग के लोग इसे नाहक मुद्दा बना कर करके देश में एक बवेला पैदा करना चाहते हैं। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम न किसी के हक को पर डाका डालते, न अपने हकों पर किसी को डाका डालने की अनुमति दे सकते हैं। तो विपक्ष खुद बीजेपी के भीतर से विरोध की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवर्णों के कड़े विरोध ने बीजेपी को इधर कुआं उधर खाए वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। यूपी के रायबरेली में बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं और अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने भी नए कानून से दुखी होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही ब्राह्मणों की नाराजगी की खबरें आती रही है। अब पूरे सवर्ण समाज का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। लखनऊ में एक साथ 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल इस्तीफा दे दिया। बख्शी का तालाब इलाके के एक मंडल महामंत्री आलोक तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि यह कानून लागू करके सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस कानून में भी ऐसा एक कोई संशोधन हो कि जो यह शिकायत करने वाला व्यक्ति उसकी शिकायत झूठी साबित हो जाए जांच के उपरांत,
तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित की जाए। ऐसा संशोधन होने पर यह बिल वाकई में बहुत बेहतर है और समाज के लिए, विद्यालय के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, समाज में जो भी कमज़ोर वर्ग है, जिस भी वर्ग का हो कमज़ोर है, उसके प्रश्रय के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। और यह सरकार के लिए सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस बिल को लागू करते हुए इसमें संशोधन की व्यवस्था करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि भाजपा को सामने आना चाहिए, वो चाहे केंद्र के जरिए सामने आए और चाहे वो राज्य के जरिए सामने आए, पर उसको सामने आना चाहिए। अच्छा, कई राज्यों में ये सत्तारूढ़ दल हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। इनका अपना एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। उस नारा के जो है ये अनफिट हो रहा है और अगर ये लगातार ऐसे होता रहा तो मुझे लगता है कि इनको राजनीतिक स्तर पर नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने ये कानून लिया कि बच्चों में ये एक तरह से आपस में कटुता ला दिया। मतलब जो था कि ये सामाजिक समरसता लाने के लिए वो नहीं रहा, उन्होंने सामाजिक विषमता ला दिया और इसको किसी भी कीमत पे विरोध किया जाएगा और इसको हर हालत में वापस कराना। और जैसा हमने आपको पिछली खबर में बताया कि इसी मुद्दे को लेकर के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी नए नियमों के अपने इस्तीफे को नए यूजीसी के नियमों के विरोध से भी जोड़ दिया है। और यूजीसी के नए नियमों को लेकर के कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है। सोशल मीडिया पर लिखा है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी के सहयोगी दल भी पशुपेश में हैं। बिहार में सरकार का साथ दे रही आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी यूजीसी के विवादास्पद नियमों को लेकर सरकार से सफाई देने की मांग कर दी है। यूजीसी के गाइडलाइन को लेकर के जो लोग भी बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट में, मुझको लगता है कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। सवर्ण को या संकित है ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जरूर कंफ्यूज्ड हैं, जिसके चलते ऐसी स्थिति है। कंफ्यूजन लोगों को खुद दूर करना चाहिए। तो दरअसल बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के इरादे से पहली बार यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी को शामिल कर लिया, लेकिन अब सवर्णों की नाराजगी से खेल पलटता नजर आ रहा है। अब सवर्णों के कड़े विरोध ने बीजेपी को इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में ला दिया है, जिसके बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बचाव में कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल प्रधानमंत्री मोदी के कारण मिला। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी ने किया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। लेकिन यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां यूजीसी के नए नियमों को चुनौती दी गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC ST और OBCs की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे हैं वो ये हैं। साफ है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर के चारों तरफ हाहाकार है। मामला सियासी गलियारों से अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी नियमों को लेकर के अब सरकार खुद दोबारा सोचने लग गई है, आश्वासन देने जा रही है। सरकार ने अब तय किया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के अनुसार यूजीसी नियमों को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। अब सरकार इस बारे में जल्दी ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे लोगों में भ्रम न फैले। देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या सफाई आती है और क्या इससे बात बन जाएगी या फिर नियमों में संशोधन करना पड़ेगा।
वरना इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।